तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था कहाँ तक, हमने गैमेटोजेनेसिस की स्टेप्स हैं उनको पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हार्मोन एक्शन को, किस तरीके से प्यूबर्टी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन क्या क्या हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। हम चलते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। तो नीट का बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, सवाल आने के चांसेस यहाँ से लगभग 80% के आसपास होते हैं, तो इसीलिए पढ़ना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली हम स्टार्ट करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, जब जो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, वहां पे GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसकी जो है अधिकता होगी, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेवल इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये किसके ऊपर काम करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। जैसे ही ये बढ़ा, ये जाएगा किसके पास में? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल गया कि इसका लेवल बढ़ गया है, तो ये क्या करेगी? ये सिक्रेट करेगी दो हार्मोन को, LH एंड FSH। LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फोलाइकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस साइड की, जो LH है। LH काम करेगा किसके ऊपर? लीडिंग सेल्स के ऊपर। लीडिंग सेल्स को और क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, उनके बीच में जो सेल्स रह गई थी, जो खाली स्पेस था, वहां पे जो सेल थी, उनको बोलते हैं लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। उनके ऊपर काम करेगा। उनके ऊपर काम करेगा तो वो कौन किसको रिलीज करेंगी? वो एंड्रोजन को रिलीज करेंगी। एंड्रोजन क्या करवाएंगे? एंड्रोजन करवाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करवाएंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाल में ही 2024 में इसके ऊपर सवाल आया है, ठीक है। 23 या 24, 2 ही साल में आया है, ध्यान दे देना किस में आया है। स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया, कौन? मेल जर्म सेल, उन्हीं का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, वो कन्वर्ट होती है स्पर्म से। ओके, तो ये प्रोसेस को कौन करवाएगा? ट्रिगर कौन करवाएगा? ये करवाएगा एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन करवाएगा? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कौन करवाएगा? LH। देखो यहाँ पे L है, यानी LH किसको करवाएगा? लीडिंग सेल को। ये ट्रिक है, थोड़ी सी ध्यान रख लेना। कभी अगर डाउट में आ जाओ कि LH किसको करेगा, लीडिंग सेल को करेगा या सर्टोली सेल्स को करेगा, तो L से L, ठीक है, तो याद रहेगा। अब आते हैं FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके ऊपर वर्क करेगा? सर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करेगा। सर्टोली सेल्स कहाँ होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं। क्या काम करती हैं? जो स्पर्मेटेड बने हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करेंगे, तो ये वहां से कौन सी प्रोसेस को ट्रिगर करेगा? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटेड जो कि उसमें से स्पर्मेटेड जो बने हैं उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हार्मोन एक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस बार आया है तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में यहाँ से सवाल आएगा आगे से, लास्ट वाले पेज से, क्योंकि उसमें 2020 या 21 में सवाल आया था। तो इस बार तगड़े चांसेस हैं। जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है और बेबी का जो जेस्टेशन पीरियड में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहाँ से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्पर्म के बारे में, ठीक है। स्पर्म क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस तो भर दे यार, न्यूक्लियस तो भरा ही नहीं हमने। चलो ये हमने इसके अंदर न्यूक्लियस डाल दिया। पेज नंबर है हमारा 48, ठीक है। पेज नंबर है हमारा कौन सा? 48। पेज नंबर 48 स्पर्म के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी में होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं जिनको जानना नहीं है। देखिए एनसीईआरटी के बाहर मत जाइए, कोई मतलब नहीं है पीएचडी करने का। अगर सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, ये कौन सी चीज़ बदल के बन गई, टेल कहाँ से बन गई, ये कहाँ, कोई मतलब नहीं है क्योंकि कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चालू करें? चलो ये क्या है? स्पर्म है। स्पर्म के पहले जान लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। जो उसका हेड होता है, हेड के सबसे ऊपरी सिरा, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं वो एंजाइम इसके अंदर होते हैं एक्रोसोम में। कौन कौन से एंजाइम होते हैं ये सब अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर किससे ढका होता है, इसको कौन कवर करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करती है। कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हेड का जो मेन पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। कौन सा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि ये स्पर्म है, ओवम के पास में जाएगा तो कौन सा होगा, हैप्लॉइड होगा। फिर आती है यहाँ पर नेक। नेक के पार्ट, नेक के बाद में ये कुछ मिडिल पीस में कुछ मशीन जैसा हिस्सा होता है। दिस इज नॉट अ मशीन बट इट इज अ सेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लगे हुए अरेंज हो जाते हैं, जो कि ये टेल है ना, इसको चलाने के काम में आते हैं। क्या काम में आते हैं, चलाने के, यानी जिसकी वजह से ये आगे जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, यानी पावर हाउस बना हुआ है इसका, वो हमेशा उसका भाई सेल के अंदर भी वही काम है, यहाँ पर भी उसका यही काम है। लास्ट में आ जाती है टेल, जो कि मूवेबल पार्ट होता है किसका, एक्रोसोम का, एक्रोसोम बोल रहा हूँ, स्पर्म का। ओके, इतना समझ में आ गया। अब चलो कुछ काम की चीजें बात कर ले। ह्यूमन मेल एजाकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म एट अ टाइम, मतलब एक सिंगल टाइम में ह्यूमन जो है मेल कितने स्पर्म एजाकुलेट करेगा, 200 से 300 मिलियन। ओके, उसमें से जो 60% है वो नॉर्मल शेप और साइज के होंगे, उसके बाद 40% हैं वो विगरस मोटिलिटी भी शो करेंगे। अब ये 40% शो हो गया, ऐसा नहीं है, यानी टोटल का से जो कि मोटिलिटी शो करेंगे। समझ में आ गया। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सेमन, यानी कि मैंने जब आपको शुरू में आपने फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो वहां पे एक वर्ड आया था सेमाइनल प्लाज्मा। पर सेमाइनल प्लाज्मा में क्या किस किस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कौन कौन सी चीजें उसमें सबसे ज्यादा होती है। एक फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज के अलावा एक अपना और क्या होता है, हाँ कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। उसके अलावा कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। तो स्पर्म, तो उसको हम बोलेंगे सेमाइनल प्लाज्मा, लेकिन उसमें एक चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगी, स्पर्म से नहीं होंगे। तो ये सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से आएगा, ग्लैंड से आएगा। ठीक है, समझ गए। इसमें अगर स्पर्म मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेमन बोलेंगे। अब एक यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है, आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी नहीं वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी के बाद में अगर जो कोई चीज एजाकुलेट हो रही है यानी कि बाहर आ रही है तो वो क्या होगा, उसका हम क्या नाम देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा होगा। वो सेमाइनल प्लाज्मा होगा, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होगा, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, स्पर्म को छोड़ करके सब चीजें होंगी। मीन्स फ्रक्टोज भी होगा, फ्रक्टोज के अलावा कैल्शियम होंगे और कुछ एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपको समझ में आ गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे oogenesis, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, ये प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ओके, हम प्रोसेस पढ़ेंगे oogenesis। पेज नंबर 4080 है, एक मिनट, हाँ 4080 है। ठीक है, तो पेज नंबर 4080 है oogenesis। छोटा सा स्टेप है, इसमें कोई भारी भरकम चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, बस समझ लेना ध्यान से, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है और आएगा इसमें से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, oogenesis इनिशिएट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एक सवाल आया था एक बार, याद करो, कई सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे। क्या लगाए आए थे, इसमें दो चीज थी कि oogenesis स्टार्ट एट विच स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्यूबर्टी। तो आधे बच्चों ने तो प्यूबर्टी ठोक के आ गए थे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। oogenesis स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बहुत खतरनाक सवाल बनता है। ठीक है, गैमेट मदर सेल oogonia जिनको बोलते हैं, वो फॉर्म्ड होंगे, कब फॉर्म्ड होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फीटल लाइफ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर वो प्राइमरी oocyte बन जाएंगे, मतलब कि उनके अंदर डिवीजन होगा, उस देखिए एक बार बन गए, उसके बाद बर्थ के बाद कोई भी गैमेट मदर सेल oogonia नहीं बनेगा। ठीक है, उसी टाइम पे जितने बनने थे बन गए।
उनके अंदर डिवीजन होगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि जो oogonia है, यानी oogonia वो कौन सी स्टेज पर, मतलब सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज पर रुका हुआ होता है, वो होता है प्रोफेज 1, प्राइमरी oocyte बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। अब चलिए उसके बाद वाली स्टेज को कवर करते हैं, आफ्टर देयर बर्थ। कवर्ड जो सेल है, जो प्राइमरी oocyte है, वो ग्रेनुलोसा सेल होती हैं, उनसे कवर होगा, चारों तरफ उसके परत बना लेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद और लेयर बना लेंगे उसके ऊपर, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके अंदर कैविटी बन जाएगी, खाली कैविटी। एनसीईआरटी के फिगर में देखो कैविटी दिख रही होगी, जो 49 नंबर पेज पे दिया है ओवरी का डायग्राम, वहां पे देखो एक उसके अंदर कैविटी दिख रही होगी, किसके अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के अंदर। तो वहां पर टर्सरी फॉलिकल के अंदर के जो कैविटी बन गई है उसको क्या नाम देंगे? एंट्रम। उसके अंदर क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। ठीक है, और वहां पर जो सेल मास है वहां पे उसकी दो लेयर में बांट देंगे, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ओके, अब आते हैं, अब ये टर्सरी फॉलिकल है, ये किसमें बदल जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल में। किसमें बदल जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल में। और यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाएगा, और जो oocyte है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, किसकी? जोना पेलिसूडा लेयर। किसके ऊपर? फिगर में आप देख लो, जोना पेलिसूडा जो लेयर बन जाएगी, यानी कि ये मान लो ये ओवरी है, ओवरी यहाँ पर मान लो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल है, वो आएगा यहाँ दीवार से एकदम किनारे अटैच हो जाएगा। जब ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, कौन सी? ओवम के ऊपर, जोना पेलिसूडा के नाम से। ठीक है, उसका नाम तो हमने ही रखा है एक्चुअली, हमारे साइंटिस्टों ने, मैंने नहीं। तो यहाँ से वो क्यों बनती है? क्योंकि अब ये रप्चर होने वाला है, टूटने वाला है। जब टूटेगा तो ये अंदर का माल मटेरियल बह ना जाए, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या बन गई? एक लेयर बन गई, जिससे ये सेफ रहे। क्या रहे? सेफ। अब क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो ये क्या? सेफ बाहर आ जाएगी, और ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ये रप्चर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ये ओवम हमारा बाहर आ जाएगा ओवरी से। तो ये प्रोसेस को, ये क्या बोलेंगे हम इसको? सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। और यहाँ पे एक टाइनी बॉडी जो रह जाएगी, और सेकेंडरी oocyte ये ओवम का ही दूसरा नाम है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इतनी कहानी है। ले देखे, oogenesis में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो टॉपिक आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो खतरनाक होने वाला है, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल जो है हर साल 2 साल में 1 या 2 सवाल आते रहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 पेजों में फैली हुई है, 49, 50, 51, यानी 49, 50 और 51। तो 3 पेजों में है। तो हम पहले तो इसके जनरल परफॉर्मेंस इसका देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें, और उसके बाद में जो मेन साइकिल है उसको हम डायग्राम बना के अच्छे से समझ लेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल प्राइमेट्स में होती है। फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकी है, एप्स है, ह्यूमन है, इनमें होती है। और काऊ वगैरह जो होती है उनमें कौन सी साइकिल होती है? ऊस्टर साइकिल होती है, जो कि चैप्टर 1 में ये सब अच्छे से समझाया गया है। अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो, नई वाली में तो वहाँ पे सब गायब भी कर दिया है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है लगभग प्यूबर्टी में, यानी कि 11 से 12 या 13 साल की उम्र में, तो उस पीरियड को जो पहला होता है फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं मिनार्ची या मिनारके, ऐसा कुछ जो भी आपके पढ़ते हो, मिनारके, मिनार्ची जो भी पढ़ते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को। ठीक है, साइकिल होती है ये 28 से 29 डेज की होती है, लगभग 1 महीने की साइकिल होती है। अल्टरनेट ओवरी द्वारा ओवम को रिलीज किया जाता है। ओव्यूलेशन कब होता है? इसमें मिड ऑफ द साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ साइकिल, यानी कि ये साइकिल कब बंद होगी? ये साइकिल लगभग एज 50 साल की उम्र में जो है सीज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइकिल का बंद होना मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से नीट में बन सकते हैं, तो इन पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, और आप जो है इसका फोटो खींच लीजिए या फिर अपने उसमें उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पूरी साइकिल को डायग्राम बना करके कि कौन से डेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपनी साइकिल जो है रेडी है, पढ़ने के लिए तैयार हैं। आँख
कान सब खोल लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, बार बार समझ में नहीं आएगा, एक बार में अच्छे से समझ लिए, टाइम खराब होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेरा नहीं आपका, मेरा तो काम ही है बार बार समझाना, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये हैं LH और FSH पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। एक चीज रह गई इसमें, एक चीज रह गई, रुको मैं बता देता हूँ। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, फोलिकुलर फेज। यहाँ पे आएगी ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज या फिर इसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी फेज, ठीक है। हाँ, तो हमारी साइकिल जो है स्टार्ट होगी। फर्स्ट में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा शुरू में, कितने, 1 से लेके लगभग 3 या 4 दिन तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा 1 से लेके 3-4 दिन तक। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटना स्टार्ट होगी, टूटेगी तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, ब्लड जो है बाहर आएगा। ये यूट्राइन इवेंट है, यानी कि ये यूट्रस की इसको बाल समझिए, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल हैं। चलो, ये यहाँ पे क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन के बाद में कौन सी फेज आएगी, प्रोलिफरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज। किसके आधार पे ये बांटा गया है, ये फेज किसके आधार पे बताए गए हैं, ग्रेफियन फोलिकल के आधार पे बताए गए हैं। यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगा, किसका प्रोलिफरेशन होगा, जो ऊसाइट है, जो प्राइमरी ऊसाइट है वो किस में बदलेगा, जाकर के ग्रेफियन फोलिकल में बदलेगा। किस में बदलेगा, ग्रेफियन फोलिकल में, फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल में बदलेगा। इस फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में, यहाँ पर क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ये कम होंगे। एस्ट्रोजन को कौन सिक्रीट करेगा, जो फोलिकुलर बन रहा है वही सिक्रीट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे वो बनता चला जाएगा, यहाँ पे उसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर आके सबसे ज़्यादा होगा एस्ट्रोजन का लेवल। यानी ये लगभग कौन सा डे है, 14th डे है, मिड ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल का एकदम बीच में, ठीक है। LH FSH पिट्यूटरी हार्मोन है, इनका लेवल जब 14 डे पर, जब यहाँ पर ग्रेफियन फोलिकल फुल्ली मैच्योर होगा, और उस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा होगा, और LH और FSH इन दोनों का भी लेवल सबसे ज़्यादा होगा उस टाइम पर। और यहाँ पर कौन रिलीज हो जाएगा, ओवम जो है रिलीज हो जाएगा, और LH का लेवल सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, LH सर्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LH सर्ज, ठीक है, बॉडी में सबसे ज़्यादा होगा। अब आगे की कहानी को और समझते हैं। फिर धीरे धीरे जो है प्रोजेस्टेरोन वाली लाइन को देखिए आप, जो है बढ़ रही है। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि जो खाली जगह बच गई थी, जब ओवम उससे बाहर आ गया, तो वहाँ पर जो खाली जो बच गया था उसको बोलेंगे हम कॉर्पस ल्यूटियम। तो उससे कौन निकलेगा, उससे निकलेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किस में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। यानी कि मान लीजिए उसको क्या पता कि यहाँ पे स्पर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो अपनी तैयारी जो है पूरी करके रखेगा। तो यहाँ पर अब स्पर्म नहीं आया तो उसकी गलती थोड़ी ना है। तो प्रोजेस्टेरोन ने अपना काम क्या किया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बढ़िया से तगड़े तरीके से बना के रखा। उसने ये सोचा कि तो हेलो बच्चों, फिर से आज हम मनाएंगे आपकी जीत का जश्न इस स्लाइड के साथ में। अब वो कैसे मनाएंगे वो आप देखना। चलिए शुरू करें। अरे मज़ा आ जाएगा भाई, सुनोगे ना कहानी, एकदम दिल गदगद हो उठेगा तुम्हारा, एकदम प्राउड से ना छाती चौड़ी कर देगा। देखो फर्टिलाइजेशन, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एवं इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब देखो क्या होता है, कोइटस के दौरान, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब एजाकुलेशन होता है, यानी स्पर्म बाहर आता है, उस टाइम पे क्या होगा, 1-2 स्पर्म बाहर नहीं आते हैं। हम पढ़ के आए हैं 200 से 300 मिलियन, चलिए 300 मिलियन मान लेते हैं। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 300 मिलियन में कितने हुए, ये हिसाब किताब लगाया मैंने।
300 मिलियन में, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 300 इंटू 10 यानी कि कितने हो गए 3000 लाख, 3000 लाख यानी कि 30 करोड़। यानी एक बार में कितने स्पर्म आते हैं बाहर 30 करोड़। ओ रे बाबा रे इतने ज़्यादा। अब आगे की कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस सुनते जाना ध्यान से। अब क्या होगा कि कहाँ गया स्पर्म, कहाँ गया वजीना में गया, वजीना से होते हुए सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा और चलते चलते इस्थमस में होते हुए एम्पुला में पहुंचेगा। और उधर से कौन निकला गया, उधर से ओवम निकलेगा, ओवम आएगा इन्फंडिबुलम से कहाँ आएगा एम्पुला में आएगा। एक परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए दोनों लोगों के मिलने की, ओवम को और स्पर्म को। जिस टाइम पर एम्पुला में ओवम पहुंचा है उसी टाइम पर स्पर्म का पहुंचना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सभी सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में के दौरान प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, अब समझ गए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए चलिए पहुंच गया, बाई चांस ऐसा एक टाइम आया जब वो दोनों सही जगह पर मिल गए, यानी कि स्पर्म भी टाइम से पहुंच गया, ओवम भी टाइम से आ गया, दोनों की मैचिंग हो गई। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं कि मैचिंग होने के बाद में क्या होता है। चलो एक चीज और बता देता हूं। जब स्पर्म गया यहां से, दौड़ लगाई, पूंछ मटकाई और चल दिया आगे को, तो जॉन जितनी ज़्यादा तेज भागेगा सबसे पहले कौन पहुंचेगा। 30 करोड़ की दौड़ है, उसमें फर्स्ट आना है। कौन सा आना है, फर्स्ट आना है। 30 करोड़ की दौड़ में आपको फर्स्ट आना है। और आप अगर बैठे ये स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप फर्स्ट आए हो कितने में, 30 करोड़ में। और यहाँ पर तुम 20-25 लाख से नहीं निपट पा रहे हो, वहाँ 30 करोड़ से जीत के आ गए। तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है तुम्हारे जीवन की। अब समझो आगे की कहानी। जब वो दौड़ करके आगे 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 जाएगा, मान लो सबसे पहले पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ओवम के पास में। सबसे पहले पहुंच गया ओवम के पास में, और ओवम उसके अंदर क्या था, एक्रोसोम था स्पर्म के अंदर, ऊपर था ना हेड में, बताया मैंने। पिछली स्लाइड देखी नहीं देखी तो जाके देख लो। उसके बाद में ओवम के पास में पहुंचा, जोना पेलिसुडा लेयर के संपर्क में आया, उसी टाइम पे उसकी परमेबिलिटी हो गई चेंज। जैसे रहता है ना, फीता लगा रहता है, फर्स्ट आ गया भैया, अब कोई नहीं, बस एक को चुन लिया गया। ऐसा ही वहां पे भी होता है, एक को चुन लिया, अब वो जाएगा जो एक्रोसोम के अंदर भरे थे। कौन भरे थे, एंजाइम भरे थे, वो हेल्प करेंगे उसको अंदर ले जाने में। कहाँ, जोना पेलिसुडा लेयर से अंदर, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी उसके अंदर। यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम जो है पहुंच गया। कौन पहुंच गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस वहां पर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद में अब क्या होता है, पहुंचने के बाद में वो क्या करेगा, उसी टाइम पर, एक मिनट, उसी टाइम पर क्या होगा, उसी टाइम पर जो ओवम है उसके अंदर सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन। कहाँ लिखा है, मैंने ये लिखा है, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म, उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद में यही चीज जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसी टाइम पर इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ द सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा और हैप्लॉइड ओवम बनेगा। हैप्लॉइड ओवम का नाम है वहां पर ऊटिड। क्या बोलेंगे, ऊटिड। अच्छे से याद कर लो, क्या बोलेंगे, ऊटिड। अभी कभी याद करो, ऊटिड। ऊटिड के साथ में जो हमारा स्पर्म आया है वो न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, यानी कि जो न्यूक्लियस था स्पर्म का वो वहां पर रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड मिलकर के 2n बना लेंगे, n मिलकर के 2n मिला लेंगे। और कौन सी चीज बनेगी, लाइफ की पहली सेल बनेगी, दैट इज द जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बड़ी मेहनत के साथ में जाइगोट बना दिया हमने। अब रेस तो जीत ली है, ये वाली रेस भी जीत लो नीट की। अब उसके बाद में ये जाइगोट आगे कहाँ जाएगा, कैसे इम्प्लांट होगा, आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप देखते आ रहे हो तो आपके जज्बे को सलाम है मेरा।
पर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में मेल एंड फीमेल का चयन जो है कब होता है कि यानी कि मेल बेबी होगा फीमेल बेबी होगा, दोनों के देखिए 50-50 चांसेस हैं। यहाँ पर देखिए ये फीमेल है, इसके पास जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम X एंड X होते हैं, मेल के पास में होते हैं X एंड Y। हमने दोनों का क्रॉस कराया तो यहाँ पर हमें मिला XX XX, ठीक है, यानी गर्ल बेबी गर्ल, ठीक है। अब जो है बॉय बेबी कब मिलेगा, यानी मेल कब मिलेगा, Y और X मिलेंगे, यानी Y और X मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन मिलेगा, मेल मिलेगा। और ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, अभी कई सारे गाँव में ऐसा मैंने देखा है और ऐसा कहते भी सुना है जो बुजुर्ग रहते हैं कि जो गर्ल होगा कि बॉय होगा जो है वो डिपेंड करता है महिलाओं पर, महिलाओं को इसलिए दोषी माना जाता है, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो है वो मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी कौन सा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लीवेज के ऊपर। जाइगोट बन गया था, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, डिवीजन को हम बोलेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्लीवेज, यानी बायोलॉजिकल टर्म में क्लीवेज। पहले एक सेल होगी, 1 से 2 होंगी, 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 8 हो जाएंगी, 8 से 16 हो जाएंगी। इन सेल के मास को यानी सेल्स के गुच्छे को बोलेंगे हम ब्लास्टोमर। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमर। जो 8 से 16 सेल का गुच्छा होगा उसको हम बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। फिर वो बदलेगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाएगा और आगे डिवाइड होकर के आगे डिवाइड होगा किसमें बदल जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में और डिवीजन होगा, वो आगे चल के ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। इसमें एक इनर सेल मास बन जाएगा और एक ट्रोफोब्लास्ट, एक आउटर की लेयर बन जाएगी, ठीक है। यही चीज जा करके अपने जो यूट्रस है उसमें जा करके इम्प्लांट हो जाएगी। तो इसी ब्लास्टोसिस्ट है जो जा करके यूट्राइन वायल में चिपक जाता है या इम्प्लांट हो जाता है, सेट हो जाता है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ तक इतनी चीज़ जो है ये समझ में आ गई होगी और अभी नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। अब हम करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ग्रो होती हैं। और ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।